हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अक्षरण या इसको कहते हैं अक्षर लेखन। सबसे पहले समझेंगे कि ड्राइंग में इसका यूज क्या होता है और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यानी इंजीनियर्स की लाइफ में इसकी यूज क्या होती है। तो आप जानते हैं कि जब किसी भी कंपनी का हम ऐड करते हैं, उसका विज्ञापन देते हैं, तो विज्ञापन देते समय हमें दीवालों पर या कहीं पोस्टर पर या बैनर पे हमें कुछ लिखना होता है। उस लिखने के तरीके को ही हम लोग बोलते हैं अक्षरण। आपको पता होगा कि वह एक किसी न किसी भाषा में लिखा होगा, या तो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश भाषा में होगा। तो उस लिखने के तरीके को ही अक्षरण कहा जाता है, लेटरिंग कहा जाता है। तो आज आप अपने आप को एक पेंटर के रूप में एज्यूम करेंगे और सपोज करेंगे आपको किसी कंपनी का ऐड करना है, प्रचार करना है। तो प्रचार कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कोई एक लोगो दे दिया गया कि जैसे इम्यूनिटी बूस्टर, जैसे पतंजलि का कोई प्रोडक्ट है उसका हमें प्रचार करना है, तो उसका जैसे च्यवनप्राश है उसका तो लिखा हुआ है च्यवनप्राश इम्यूनिटी बूस्टर। तो उसका ऐड हम लोग कैसे करेंगे? उसके ऐड करने के तरीके को हम क्या करेंगे, उसको ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो किसी दीवार पे या किसी पोस्टर बैनर पर या आप कंप्यूटर पे ही उसका डिस्प्ले, उसका ऐड दिखाएंगे और ऐड में आपको लिखना पड़ेगा कि पतंजलि च्यवनप्राश इम्यूनिटी बूस्टर। तो उसके लिए हम लेटरिंग को यूज कर सकते हैं। लेटरिंग कैसे यूज करेंगे? तो BIS के अनुसार, BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। उस इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से माना गया है कि हम लेटर को किसी एक सीमा के अंतर्गत रखते हैं जिसे हम लोग अक्षरण कहेंगे। वह लिखने का तरीका क्या होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जब पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। सपोज कीजिए आपको जब किसी जैसे दिवाली पर ऐसे लिखना है, तो आप क्या करते हो, एक पैराग्राफ लिखते हो। तो पैराग्राफ बनता कैसे है? आप बोलते हैं पैराग्राफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। पैराग्राफ सेंटेंस को जोड़ने से बनता है। अब किसी एक सेंटेंस के बारे में सोचिए, वो सेंटेंस कैसे बनता है? वो बहुत सारे वर्ड को, शब्दों को जोड़ने से बनता है। जैसे लिखना है दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, तो दिवाली एक वर्ड है, इज एक वर्ड है। आप कई सारे वर्ड को जोड़ते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है। अब सिर्फ दिवाली पर फोकस कीजिए, एक शब्द पर फोकस कीजिए। वो शब्द कैसे बना है? वो शब्द बना है अल्फाबेट से, वर्णमाला से मिलकर बना हुआ है। उस वर्णमाला को जानना हमें ही अति आवश्यक है। यदि आपको अल्फाबेट की जानकारी ना हो तो आप किसी के वो पैराग्राफ नहीं लिख सकते। इसीलिए आप याद कीजिए, जब आपको बचपन में स्टार्टिंग में बताया गया था, किसी भाषा के बारे में जानकारी दी गई थी, जैसे हिंदी भाषा के बारे में जानकारी दी गई थी, तो सबसे पहले आपको क ख ग घ बताया गया। इंग्लिश भाषा के बारे में जानकारी दी गई तो आपको अल्फाबेट ABCD के बारे में बताया गया। ऐसे बहुत सारी भाषाएं होती हैं जिसका कुछ न कुछ अल्फाबेट होता है। वैसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐड को करने के लिए हम अक्षर का प्रयोग करेंगे और उस अक्षर को हम इंग्लिश लेटर में सीखेंगे कि इंग्लिश लेटर में कैसे लिखा जाता है। तो अक्षर का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी शब्द को एक निश्चित अनुपात में रखने के तरीके को अक्षरण कहा जाता है, लेटरिंग कहा जाता है। BIS के अनुसार सबकी अलग अलग साइज होती है। जैसे आप किसी बुक को देखिए तो बुक में क्या होते हैं, सबसे पहले हेडिंग होता है, सबसे ऊपर टाइटल होगा, टाइटल के अंदर हेडिंग होगा, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग होंगे। आप देखते होंगे जो टाइटल होता है बहुत बड़ा लिखा आता है। जैसे दिवाली के ऊपर यदि एक पैराग्राफ लिखा जाएगा तो दिवाली सबसे बड़ा मोटा हेडिंग में लिखा जाएगा, जिसे हम लोग टाइटल कहेंगे। अब दिवाली के अंदर हम लिखते हैं कि उसके बारे में फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, या एक सेंटेंस आप डालते हो, उसको हम लोग कहेंगे हेडिंग। अब उस हेडिंग के अंदर भी बहुत सारी सब हेडिंग होती है। सबसे पहले टाइटल की जो साइज होती है सबसे बड़ी होती है, सब हेडिंग की साइज उससे छोटी होती है, हेडिंग की साइज उससे छोटी होती है और सब हेडिंग की साइज सबसे छोटी होती है। तो यह माना गया है कि जब आप टाइटल को लिखते हैं तो BIS के अनुसार टाइटल की ऊंचाई 6 mm से 8 mm तक होनी चाहिए।
टाइटल की जो ऊंचाई होती है वो 6 mm से 8 mm तक होती है। और इसके अंदर जब हम सब हेडिंग को लिखते हैं तो उसकी 3 mm से 6 mm तक उसकी ऊंचाई रखा जाता है। ये BIS के अनुसार है, लेकिन हम अपने कंपनी के लिए उसके डायमेंशन के साइज को अलग अलग रख सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि अक्षर क्या होता है। अक्षर को हम लोग एक सेंटेंस में डिफाइन करेंगे। लेटरिंग को हम लोग डिफाइन करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षर को एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात, वह रेशियो हम आपको बताएंगे कितना होता है, एक निश्चित अनुपात में रखने के तरीके को अक्षरण कहा जाता है, लेटरिंग कहा जाता है। तो लेटरिंग करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। अब लेटरिंग करने का कितने तरीके होते हैं, तो अक्षरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेटरिंग, अक्षरण के प्रकार। आज के दिन आप अपने आप को एक पेंटर के रूप में एज्यूम करेंगे कि पेंटिंग में कैसे किया। आप देखते होंगे जो पेंटर होते हैं उनके बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वह जब किसी चीज को लिखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में लिखते हैं। वो खूबसूरत कैसे होता है, क्योंकि उनको लेटरिंग की आवश्यक जानकारी होती है। यदि आपको भी जानकारी हो गई तो आपकी राइटिंग भी अच्छी हो सकती है। तो अच्छा, लेटरिंग करने का 2 तरीका होता है। सबसे पहला होता है एकल घातीय, सिंगल स्ट्रोक, एकल घातीय अक्षरण, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। और दूसरा होता है द्विघाती, डबल स्ट्रोक, द्विघाती अक्षरण, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग और डबल स्ट्रोक लेटरिंग। सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक मतलब क्या हुआ, स्ट्रोक का मतलब होता है आप पेंसिल को कितने बार चला रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है ए, तो हमने लिख दिया ऐसे ए, तो इस ए को लिखने के लिए और एक और ए को लिखने का तरीका देखिए। दोनों ए को यदि आप लोग गौर से देखिए तो आप कहेंगे इसको चलाने के लिए हमें पेंसिल को एक बार उठाया, एक लाइन खींच दिया, एक लाइन खींच दिया, 3 लाइनों को आपने मिला दिया है तो ये आपका ए बन गया। लेकिन इसको खींचने के लिए आपने एक लाइन खींचा, फिर उसके पैरेलल एक और लाइन खींचा, यहाँ पर एक लाइन खींचा तो इधर भी एक लाइन खींचा, इधर लाइन खींचा तो इसके पैरेलल एक और लाइन खींचा। तो यहाँ पर आपको पेंसिल को 2 बार चलाना पड़ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल स्ट्रोक लेटरिंग। ये आपका होता है सिंगल स्ट्रोक में और ये आपका होता है डबल स्ट्रोक में। तो लेटरिंग करने का 2 तरीका होता है, कौन कौन सा, सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक, 2 तरीका होता है। इसके बाद हम लोग एक ग्राफ के रूप में देखेंगे कि अक्षरण कैसे कर सकते हैं। तो इसको एक फ्लो डायग्राम से हम लोग समझते हैं। छोटा सा फ्लो डायग्राम है, जानना आपको आवश्यक है कौन कौन सा तरीका होता है। सबसे पहला आपने बोला है एकल घाती यानी सिंगल स्ट्रोक अक्षरण, और दूसरा होता है द्विघातीय डबल स्ट्रोक अक्षरण, एकल घातीय और द्विघातीय। अब सिंगल स्ट्रोक में भी लिखने का 2 तरीका होता है। सबसे पहले हम चाहें तो इसको वर्टिकल में भी लिख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर लिख सकते हैं, और चाहे तो हम इसको इटैलिक में भी लिख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर। और दूसरा होता है तिर्यक, तिर्यक को हम लोग इटैलिक या ऑब्लिक लेटरिंग भी कहते हैं, इटैलिक या ऑब्लिक। कैसे लिखते हैं इसका एग्जांपल देखिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे लिखते हैं तो लिख दिया हमने ए, अब बहुत से बच्चे ए ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, दोनों में अंतर होता है। यदि आप दोनों एक को थोड़ा गौर से देखिए, दोनों एक को गौर से देखिए तो आपको ये एकदम सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, और आपको ये थोड़ा सा कर्सिव दिखाई दे रहा है। कर्सिव का मतलब ये होगा किसी वह एक पर्टिकुलर एंगल पर है, वह एंगल कितना होता है आपको बताएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक।
सॉरी ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं क्योंकि सीधा लिखा गया है, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक, इसको हम लोग टेढ़ा लिखते हैं। कितना सीधा करते हैं, तो इसको कहा जाता है कि आप क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर लिखिए, और ऑब्लिक के केस में हम हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से 75 डिग्री पर झुका करके लिखते हैं। जैसे ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से एंगल 90 डिग्री का होगा, और इसमें जो एंगल होगा वो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज से 75 डिग्री का 75 डिग्री का एंगल होता है। अब ऊर्ध्वाधर में भी दो प्रकार के लेटर होते हैं, आपको सभी लोगों को पता है कि अल्फाबेट जब लिखते हैं तो दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो हम उसको कैपिटल लेटर के रूप में लिखते हैं, कैपिटल लेटर, और या तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ऐसे ही ऑब्लिक में भी कर सकते हैं, हम कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और उसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो आपने कहा दो प्रकार से सिंगल स्ट्रोक में लिखने का तरीका कौन कौन सा, वर्टिकल और ऑब्लिक। ऑब्लिक को इटैलिक भी कहा जाता है और वर्टिकल को गोथिक भी कहा जाता है, गोथिक GOTHIC, गोथिक भी कहा जाता है। अब वर्टिकल में लिखने का दो तरीका, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। ऐसे ही ऑब्लिक में भी दो तरीके से हम लिख सकते हैं, कैसे, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। ऐसे ही डबल स्ट्रोक में भी होगा, डबल स्ट्रोक में लिखने का दो तरीका होगा, कैसे, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल में और तिर्यक ऑब्लिक में भी लिख सकते हैं। अब ऊर्ध्वाधर में भी दो तरीका, कौन कौन सा, कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में। ऑब्लिक में भी दो तरीका होगा, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। आप दीवार को थोड़ा गौर से देखिए, जैसे आपको पतंजलि का प्रचार करना है, अब पतंजलि के च्यवनप्राश का प्रचार करना है, पतंजलि च्यवनप्राश इम्यूनिटी बूस्टर, तो आप कैसे आप देखते होंगे दीवारों पे लिखा होता है, तो या तो चाहे तो उसको हम लोग सिंगल स्ट्रोक में लिख सकते हैं या तो उसको डबल स्ट्रोक में लिख सकते हैं। इसमें भी आपने देखा होगा कभी कभी सीधा लिखते हैं, कभी टेढ़ा लिखते हैं। जब सीधा लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर एक घाती अक्षरण और चाहे तो उसको हम लोग झुका कर लिख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे तिर्यक एक घाती अक्षरण। जब ऊर्ध्वाधर में लिखते हैं तो उसमें दो प्रकार के अल्फाबेट होते हैं, कौन कौन से, कैपिटल लेटर के रूप में होता है और स्मॉल लेटर के रूप में। वैसे ही ऑब्लिक में लिख सकते हैं तो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर भी होता है। ऐसे ही हम डबल स्ट्रोक के केस में भी काम कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लेटर आपको दे दिया, सेंटेंस दे दिया जाएगा, जैसे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल एक सेंटेंस है, उसको आपको लिखना है। कैसे लिखना है, कहा गया कि ऑल इज वेल को एक घाती यानी सिंगल स्ट्रोक ऊर्ध्वाधर कैपिटल लेटर में आप लिखिए। ऑल इज वेल एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस को एक घाती सिंगल स्ट्रोक ऊर्ध्वाधर कैपिटल लेटर में लिखिए। ये ऐसे कहा गया, ऑल इज वेल एक सेंटेंस आपको दे दिया गया, कहा गया कि इसको एक घाती ऊर्ध्वाधर स्मॉल लेटर में लिखिए। ऐसे कहा गया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, या ऐसे कहा जाए, ऑल इज वेल। तो दोनों में अंतर है, आपको एक कैपिटल लेटर में दिखा देगा, एकदम सीधा लिखा गया है तो ऊर्ध्वाधर एक घाती कैपिटल लेटर और ऊर्ध्वाधर एक घाती स्मॉल लेटर, ऐसे भी कहा सकता है। चाहे तो इसको हम लोग झुका करके लिखेंगे तो उसको ऑब्लिक में भी पूछा जा सकता है या इटैलिक में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि सिंगल स्ट्रोक में लेटर को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। आपके बीटी के सिलेबस के अनुसार स्मॉल लेटर आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा द्विघातीय डबल स्ट्रोक भी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या क्या है, सिर्फ कैपिटल लेटर। कैपिटल में आप वर्टिकल में पूछ सकता है या इटैलिक में भी पूछा जा सकता है। जैसे कहा जाएगा कि ऑल इज वेल को एकल स्ट्रोक सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर में लिखिए, या ऑल इज वेल को सिंगल स्ट्रोक इटैलिक कैपिटल लेटर में लिखिए। आपको एक सेंटेंस दिया गया और इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। कैसे लिखते हैं, तो लिखने का
तरीका आपको जानना अति आवश्यक है। क्या तरीका होता है? एक अनुपात आपको आवश्यकता पड़ेगी जानने की। अनुपात होता है उस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई और चौड़ाई में। ऊंचाई और चौड़ाई में हम लोग एक अनुपात रखते हैं। ऊंचाई मतलब हाइट और चौड़ाई का मतलब विड्थ। ऊंचाई और चौड़ाई के रूप में एक अनुपात दिया जाता है। जैसे आपसे कहा जाता है गाइडलाइन खींचिए। गाइडलाइन क्या होता है? आपने हिंदी का बुक कॉपी देखा होगा, उसमें हॉरिजॉन्टल में लाइन खींची होती है। मैथ का आपने देखा होगा, हॉरिजॉन्टल में लाइन होती है और वर्टिकल में लाइन होती है। तो ये सब गाइडलाइन होते हैं। गाइडलाइन क्या करता है? गाइडलाइन किसी भी शब्द को लिखने में आपकी सहायता प्रदान करता है। गाइडलाइन किसी भी शब्द को लिखने के लिए आपको सहायता प्रदान करता है। तो यह BIS के अनुसार माना गया है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार माना गया है कि ऊंचाई और चौड़ाई में अनुपात 5:4 या 7:4 का रखते हैं। इसका मतलब समझेंगे हम लोग, 5:4 या 7:4 का अनुपात रखा जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि यदि किसी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई 5 mm होगी तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 4 mm। यदि किसी अल्फाबेट की ऊंचाई 5 mm होगी तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 4 mm होती है। अब इसी का दूना कर दे हम लोग, 10:8। तो आप लोगों को पता होगा कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। 5/4 और 10/8 में पूछा जाए कि बताइए कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे दोनों आपस में बराबर है। तो जब इसको हम 10:8 10 करेंगे तो ये कितना करना पड़ेगा? 8 करना पड़ेगा। इसका मतलब यदि इस लेटर की ऊंचाई, जैसे ये हमने लिखा है H, यदि इस लेटर की ऊंचाई 10 mm है तो चौड़ाई कितना रखेंगे? 8 mm। यदि इसकी ऊंचाई 5 mm है तो चौड़ाई कितना रखेंगे? 4 mm। यदि इसकी ऊंचाई को हम लोग 15 mm कर दें तो चौड़ाई कितना होगा? 12 mm। यानी ऊंचाई 15 है तो चौड़ाई आपको 12 mm या पता चल जाएगा। तो यह अनुपात आपको बताया नहीं जाता है। आपसे कहा जाता है कि आप 10 mm की ऊंचाई में एक सेंटेंस को लिखिए। आपने दीवालों पे देखा होगा, जब पेंटर लिखते हैं किसी सेंटेंस को तो उनको सिर्फ ऊंचाई बताई जाती है, वो चौड़ाई अपने आप मेजर कर लेते हैं। कैसे? आप ध्यान से देखिएगा, जब पेंटर दीवार पे पेंटिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले वो लोग गाइडलाइन खींचते हैं। कैसे? आपने देखा होगा, धागा बांध लेते हैं, एक धागा यहाँ बांधते हैं, एक धागा इधर बांधते हैं और उस धागे में हल्का सा पेंट लगाते हैं और उस पर एक शॉर्ट लगा दिया जाता है। फिर ऊंचाई को मेंटेन करते हुए नीचे भी एक लाइन हम लोग खींच देते हैं। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं गाइडलाइन। यदि कोई रेखा आप लोग हॉरिजॉन्टल में खींचेंगे, क्षैतिज में, उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन। और आपने ये भी देखा होगा, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन ऐसे खींच लेते हैं तो वर्टिकल से भी सभी अल्फाबेट के बीच में गैप लाइन को खींचा जाता है। इसको बोलते हैं वर्टिकल गाइडलाइन। गाइडलाइन भी दो प्रकार का, हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन और वर्टिकल गाइडलाइन इसमें होता है। तो इसकी सहायता से ही हम लोग ड्राइंग को बनाते हैं। आप चाहें तो अनुपात को 7:4 भी रख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में हम लोग ज्यादातर 5:4 का ही अनुपात प्रयोग करते हैं। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जब तक 7:4 आपसे नहीं कहा जाएगा तब तक आप 5:4 का ही प्रयोग करेंगे। आपसे कहा सकता है कि अनुपात 10 का ना होकर के 12 का हो गया, 13 का हो गया, तो जब वो 5 का मल्टीपल रहेगा तो 5:4 का अनुपात प्रयोग करना है, और जब वो 7 का मल्टीपल होता है तो 7:4 का अनुपात आपको प्रयोग करना होता है। मतलब क्या हुआ 7:4 का? कि ऊंचाई यदि 7 mm होगी तो चौड़ाई कितनी होगी? 4 mm होगी। यदि ऊंचाई 14 mm होगी तो चौड़ाई कितना होगा? 8 mm होगा। तो लिखते क्या है, कैसे हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो आपको बस एक ही अक्षर याद रखना था, एक अनुपात याद रखना था। अनुपात क्या होता है कि किसी भी लेटर की ऊंचाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात 5:4 का ही होता है। तो अब हम लोग सीखेंगे सिंगल स्ट्रोक, एक घाती, ऊर्ध्वाधर,
बड़े अक्षर, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। इसमें हम शब्द को कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 10 एम की ऊंचाई में आप अल्फाबेट को लिखिए, अंग्रेजी के अल्फाबेट को। अंग्रेजी का अल्फाबेट हम सभी लोगों को पता है, ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी पूरा जेड तक आप सभी लोगों को आता है। उसके आधार पर हम लोग अल्फाबेट लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखते हैं? आपसे कहा गया कि आप मान लीजिए बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 20 mm की ऊंचाई में आप लिखिए। क्या करेंगे हम लोग? सिंपल तरीका, स्केल लेकर के सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन। इसको हम लोग 2H पेंसिल की सहायता से खींचते हैं। तो आप सोचोगे 2H ही क्यों? आपको बताया गया था 3 प्रकार की पेंसिल के बारे में, HB, H और 2H। इन तीनों में यदि आप कंपैरिजन कीजिए तो 2H बहुत ही हल्का होता है और उसका प्रयोग करते हैं हम लोग सहायक कार्य के लिए, जो आपको हेल्प करता है किसी ड्राइंग को बनाने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन खूब लंबा सा आप खींच लेंगे, फिर यहाँ से इसकी ऊंचाई मेंटेन करेंगे। तो आप कहोगे ऊंचाई कितना? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 एम की ऊंचाई में आपको खींचना है, तो इन दोनों के बीच में 20 एम का गैप होगा, ये 20 एम का गैप होगा, और यहाँ पर फिर से एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन। फिर क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन खींचने के बाद हम वर्टिकल गाइडलाइन खींचते हैं। इस गाइडलाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल गाइड लाइन। अब हम लोग वर्टिकल गाइडलाइन खींचेंगे। कैसे? ये 20 एम का था, आप 20 एम पे मार्क कर लेंगे। तो आप सोचो कितना मार्क करें? आपको पता है कि अंग्रेजी की अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26। तो आप 26 अक्षर तक इसको मार्क करेंगे। कैसे? यहां से आपने स्टार्ट किया, फिर 20 एम के गैप पर यहां से 20 एम की दूरी पर आपने एक मार्क कर लिया, फिर एक 20 एम की दूरी पर मार्क करेंगे, फिर 20 एम की दूरी पर मार्क करेंगे, फिर 20 mm, 20 mm, 20 mm, 20 mm, ऐसे आप मार्क करते जाएंगे। एकदम हल्का आपने मार्क कर लिया। मार्क करने से क्या फायदा होगा? हमें गाइडलाइन मिल जाएगा। इसमें आपको थोड़ी सी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे काम करेंगे। एक समय ऐसा है कि आप स्पीड में भी काम करना शुरू कर देंगे, आपको जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहां से आप वर्टिकल गाइडलाइन को खींचेंगे। वर्टिकल गाइडलाइन खींचते समय आप 2H पेंसिल का प्रयोग करेंगे, या आप डिवाइडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको लेटर को लिखना है। यानी यह गाइडलाइन इतना हल्का होना चाहिए कि हमको ना दिखाई दे। ये आपका हो गया वर्टिकल गाइडलाइन। हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन हम लोग खींचेंगे और वर्टिकल गाइडलाइन। अब इसके बीच में हम लोग लेटर को लिखते हैं। लेटर लिखने के लिए आपको बताया गया था कि अनुपात 5:4 का होना चाहिए। 5:4 किसका अनुपात है? ये ऊंचाई है, 5 mm ऊंचाई है तो 4 mm चौड़ाई है। यदि हम 5 को 20 कर रहे हैं यानी 4 गुना, तो ये 4 कितना हो जाएगा? 16। इसको भी आप 4 गुना करेंगे तो 4 को भी 4 गुना करेंगे तो 4 गुणे 4 16 होता है, तो ये 16 हो जाएगा। अब थोड़ा सोचिए, आपको लिखना है ए। कैसे लिखेंगे? आपकी ऊंचाई 20 एम होनी चाहिए और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 16। लेकिन आपने खींचा कितने का है? 20 का। तो 20 में से आप 16 को घटाइए, कितना बचा? 4। 4 में आपको इधर भी मार्जिन देना है, इधर भी मार्जिन देना है, तो दोनों साइड मार्जिन देना है। तो 4/2 कितना होता है? 2। तो आप क्या करेंगे? इस साइड से भी 2 mm और इस साइड से भी 2 mm पे एक हल्का सा पॉइंट मार्क करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको अल्फाबेट लिखने का तरीका सीखिए। आप अल्फाबेट पे ध्यान मत दीजिए कि आप ABCD पढ़ रहे हो, आप तरीके को ध्यान दीजिए। यहां से हमने 2-2 mm का गैप ले लिया और एक खींचने के लिए इसके सेंटर में जाएंगे। सेंटर कहां पे होगा? 20 mm का सेंटर कितना होता है? 10। तो आप क्या करेंगे? सेंटर यहाँ पे 10 mm पे जाएंगे। फिर क्या करते हैं? इसको स्केल की सहायता से हम लोग मिलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फ्री हैंड आपको काम नहीं करना है,
कोशिश कीजिए स्केल का प्रयोग करने का। यदि आप स्केल का प्रयोग करेंगे धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि स्केल अपने आप हट जाएगा, आप वैसे ही अच्छे लाइनों को खींच सकते हैं। ये हमने गाइडलाइन ए को हमने खींच दिया। अब आप कहोगे बीच में से भी एक डंडा होता है, उस डंडे को बनाएंगे कैसे? ये 20 mm है, 20 के सेंटर पे जाएंगे 10 mm और इसको ऐसे मिला देंगे, ये हो जाएगा आपका ए। HB पेंसिल की सहायता से आपको ऑब्जेक्ट को खींचना है। याद कीजिए हमने बताया था टाइप्स ऑफ लाइन में ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए, यानी जो वस्तु के अंदर है उसको खींचने के लिए हम ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट लाइन HB पेंसिल की सहायता से ही खींची जाती है। तो ए हमने खींच दिया, तो ए खींचने के लिए हम लोग HB पेंसिल का प्रयोग करेंगे। दो प्रकार की पेंसिल का प्रयोग करेंगे, कौन कौन सा? सबसे पहले गाइडलाइन खींचने के लिए 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं, और HB पेंसिल का प्रयोग करने के लिए आप H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। फिर हम B को खींचेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसके लिए फिर यहाँ से B से हम जाकर के आपने वर्टिकल गाइडलाइन खींच दिया, ठीक है। आप कहोगे कि B लिखने के लिए इसकी ऊंचाई यदि 20 mm होगी तो चौड़ाई कितना होगा? 16 का होता है। ध्यान से देखिएगा, B लिखने का तरीका, कुछ लोग B ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग B ऐसे लिखते हैं, और कुछ लोग के B ऐसे लिखते हैं। इन तीनों में यदि हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो आप कहोगे कौन सा सही है? आप लोग देखते हो कि यही हम लोग जनरली यूज करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये लिखने का गलत तरीका है, ये भी गलत तरीका है, ये सही तरीका है। मतलब गलत सही क्या है? आप बोलते हो कि ऊपर भी एक सर्किल होता है, नीचे भी, ऊपर भी सेमी सर्किल, नीचे भी सेमी सर्किल। ये सेमी सर्किल जो बनता है, ऊपर के सेमी सर्किल की रेडियस छोटी होती है और नीचे वाले की बड़ी होती है। कंफ्यूज हो गए? समझिए, जब हम लोग B खींचते हैं तो ऊपर वाला सर्किल आपको छोटा दिखाना पड़ता है और नीचे वाली सर्किल आपको बड़ा दिखाना पड़ता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 mm की दूरी पर जाएंगे और सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। HB पेंसिल के सहायता से हमने एक वर्टिकल लाइन खींच दिया। अब हम लोग B खींचना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पॉइंट पर आते हैं, तो एकदम सेंटर में, 20 का सेंटर 10 होता है तो 10 पे आ गए, यहाँ से भी आप 10 mm पे आ गए, एकदम सेंटर। 3 कोनों को आपने पकड़ लिया। अब आपको क्या बनाना है? एक आर्क बनाना है। तो आप हल्का सा सीधी रेखा खींचेंगे, इधर से भी सीधी रेखा खींचेंगे और इधर से भी आप सीधी रेखा खींचते हैं। अब क्या करेंगे, नीचे एक सर्कल खींचेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आपका 10 mm का है। अब 10 का सेंटर ढूंढेंगे, 10 का सेंटर कितना होता है? 5। तो यहाँ से हम 5 mm पे जा रहे हैं और यहाँ से हमने 2 mm की दूरी पर एक पॉइंट मार्क कर लिया। ऊपर वाली सर्किल छोटी होती है तो इसका सेंटर हो गया 10 था, 10 का सेंटर 5 mm यहाँ पे आ गए। यहाँ 2 mm छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हम 4 mm छोड़ेंगे, इसका दूना 4 mm छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फ्री हैंड एक आर्क लगा दिया इधर और एक फ्री हैंड यहाँ से एक आर्क लगा दिया। देखिए, यही काम हम नीचे भी करेंगे, यहाँ से हम फ्री हैंड एक आर्क लगा देंगे और नीचे से भी एक आर्क लगा देंगे। ये हो गया हमारा B। तो हमने A लिख दिया और B लिख दिया। याद कीजिए, आप जब इंग्लिश में लिखते हो ABCD को कितना आसानी से लिख देते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा समय लगेगा, मगर कोई बात नहीं, समय से हमें घबराना नहीं है, समय का हमें सामना करना है। फिर हम यहाँ से एक और गैप 20 mm की दूरी पर एक और गाइडलाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? C, ABC। C के लिए हम क्या करते हैं, C क्या होता है? C एक आर्क होता है, C कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क है। कैसे खींचते हैं, यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे 2 mm की दूरी पर इधर और उसी के पैरेलल 2 mm की दूरी पर यहाँ। फिर यही काम इधर भी करेंगे, 2 mm की दूरी और इधर से भी 2 mm की दूरी, और इन दोनों को मिलाएंगे एक आर्क की सहायता से। ये ऊपर वाले लाइन को टच करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, टच नहीं होता है तो गलत हो जाएगा, और ना बाहर जाना है, आपको बस टच करना है, स्पर्श करना है। इधर से खींच दिया। अब इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे एक आर्क की सहायता से, रेखा की सहायता से नहीं,
आर्क की सहायता से मिलाएंगे। ये बन गया आपका सी, ए बी सी। अब क्या खींचना है, डी। तो यहां से आप फिर 20 एम की दूरी पर जाएंगे, हमने गाइडलाइन खींच दिया, वर्टिकल गाइडलाइन हमने खींच दिया। अब यहाँ पे हमें खींचना है डी, तो 2 एम की दूरी पर आप एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, सेंटर पे जाएंगे, यहाँ से 2 एम की दूरी पर जाएंगे, हल्का सा सीधी रेखा, फिर इधर से भी सीधी रेखा, और इसको एक आर्क के रूप में मिलाएंगे। ये प्रैक्टिस से ही होगा, कई बार आप जब एक एक अक्षर को लिखेंगे तभी आप कुछ कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। हमारे पास कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो आपको बता दिया जाए आपको आ जाए। फिर हम लिखेंगे ई, तो ई लिखने के लिए आप वर्टिकल गाइडलाइन खींचिए। अब यहाँ पर ई लिखने के देखिए, ई के तरीके क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। अब इन तीनों ई को देखिए, आप कहेंगे आप जनरली इसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, सही है ये। ई लिखने का प्रैक्टिस ध्यान से देखिएगा, ड्राइंग में हम लोग ये ई बनाएंगे, यही सही है। क्या करते हैं, 2 एम की दूरी पर यहां से एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे, फिर यहां से 2 एम की दूरी पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, और यहां से 2 एम की दूरी पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, इधर से भी हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। अब क्या करेंगे, इस 20 एम के सेंटर में जाएंगे, और इधर से सेंटर पे जाकर यहाँ 2 छोड़े थे तो यहाँ इसका दूना 4 एम, तो 4 एम छोड़ करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दिया, तो ये आपका हो गया ई। आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई, यहां तक हमने खींच दिया है। अब क्या खींचना है, एफ। तो एफ को खींचने के लिए आप देखिए, यहां से वर्टिकल लाइन हमने खींचा, वर्टिकल गाइड लाइन हमने खींचा, फिर यहां से 2 एम की दूरी छोड़ करके एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, फिर यहां से 2 एम की दूरी पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। अब फिर देखिए, इसमें भी यफ को भी खींचने के लिए ये कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। इन तीनों में आप कहोगे ये वाला सही है, जैसे ई में था वैसे ही इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। आप क्या करेंगे, सेंटर पे जाएंगे, 20 का सेंटर 10, और यहां से हम लोग छोड़ेंगे गैप, उसका दूना 4 एम, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को खींच देंगे। ये हो गया आपका एफ। तो ए बी सी डी ई एफ, यहां तक हम लोग जा चुके हैं। एफ के बाद क्या खींचेंगे, जी। तो यहां से हमने एक वर्टिकल गाइडलाइन खींचा, अब यहाँ पे खींचेंगे जी। तो जी कैसे खींचते हैं, देखिए कुछ बच्चे ऐसे खींचते हैं, लिखते हैं जी, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं जी, और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। तो जी लिखने का ये तरीका गलत है, ये भी गलत है, ये सही तरीका है। जी लिखने का ये तरीका होता है। कैसे लिखते हैं, देखिए इसके लिए हम आपको पहले सी बनाना सीखेंगे। यहाँ से 2 एम की दूरी पर, इधर से भी 2 एम की दूरी, नीचे से भी दोनों साइड से 2 एम की दूरी हमने ले लिया। अब इसको एक आर्क की सहायता से मिलाएंगे। जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, एकदम आराम से आप बनाएंगे, मगर गलती आपको नहीं करना। ऐसे खींचा, फिर इन दोनों को हम लोग एक आर्क की सहायता से मिला देंगे, ये आर्क हो गया। अब जी बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके सेंटर में जाते हैं। ये 20 एम था, तो 20 एम का सेंटर कितना हो जाएगा, ये 20 था तो इसका सेंटर हो जाएगा 10, 10 तक जाएंगे। ये 20 था, इसका सेंटर हो जाएगा 10, तो इस कॉर्नर से 10 एम, ये हो गया, ये हो गया जी। तो ए बी सी डी ई एफ जी, यहां तक हम लोग जा चुके हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं, एच बनाना सीखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहां से 20 एम की दूरी लेकर के एक वर्टिकल गाइडलाइन खींचेंगे। वर्टिकल गाइडलाइन खींचने के बाद इसके अंदर हम लिखेंगे एच। तो एच लिखने तो सबको आता है, एक वर्टिकल लाइन हमने खींचा 2 एम की दूरी पर, इधर से 2 एम की दूरी पर एक वर्टिकल लाइन खींचा, और ये इसके सेंटर में जाएंगे,
20 का सेंटर 10 होगा, मिला देंगे, हो गया H। इसके बाद हम लोग I खींचेंगे। I लिखने का तरीका देखिए, इसमें गलतियां भी करते हैं हम लोग। कुछ लोग I ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग I ऐसे लिखते हैं। तो इन दोनों में देखेंगे कौन सही है, तो आप कहते हो ये सही है, मगर ये सही नहीं है, ये गलत है। I लिखने का यह तरीका नहीं होगा, I लिखने का सही तरीका ये होगा। तो आप कहोगे सर इसमें 5 संबंधी 4 का अनुपात तो फॉलो नहीं हो रहा है, BIS का नियम तो ब्रेक कर गया। तो I एक ऐसा अल्फाबेट है जहां पर BIS के नियम का पालन नहीं होता है। I एक ऐसा अल्फाबेट है जहां पर BIS का नियम 5 संबंधी 4 और 7 संबंधी 4 के अनुपात का पालन नहीं होता है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। यहाँ से 20 एम की दूरी पर जाएंगे, एक वर्टिकल गाइडलाइन खींच दिया और इसके एकदम सेंटर पे जाते हैं और एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, ये हो गया I। I को खींचने के लिए आप ऊपर से लाइनों को नहीं खींचेंगे, याद रखेंगे। ये हो गया I। I लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, J। यहाँ से फिर 20 एम की दूरी पर एक वर्टिकल गाइडलाइन खींचा, यहां से 2 एम की दूरी पर हमने एक लाइन खींचा है और यहां से कुछ एम की दूरी छोड़ेंगे, जितना इधर छोड़ेंगे उतना ही 2 एम की दूरी पर इधर भी छोड़ेंगे और इसको एक आर्क की सहायता से मिलाएंगे। इधर से एक आर्क खींच दिया, ये इधर से एक आर्क खींच दिया। इसमें भी ऊपर से लाइन हम लोग नहीं खींचते हैं, जैसे जे आप लोग ऐसे बनाते हो, ये सही तरीका नहीं होता है। जे बनाने का सही तरीका सिर्फ यही है, जे। इसके बाद क्या खींचते हैं हम लोग, जे के बाद के। कैसे होगा के, देखिए के लिखने के लिए हम इंग्लिश में के को ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये तरीका गलत है, ये भी तरीका गलत है। ड्राइंग में आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, के लिखने का ये सही तरीका है। तो क्या करते हैं इसके लिए, यहां से 2 एम की दूरी पर एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, फिर यहां से 2 एम की दूरी पर जाते हैं और इधर से भी 2 एम की दूरी पर मार्क करते हैं। आप क्या करते हैं कि ये 20 एम की दूरी है, तो 20 एम का सेंटर कितना होगा, 10। आप 10 एम से और नीचे जाएंगे, यानी यहां से 10 एम से और नीचे कुछ पॉइंट हम लोग मार्क कर लेंगे और यहाँ पर स्केल की सहायता से इसको ऐसे मिला देते हैं। ये हो गया हमारा के। अब इसके बाद स्केल का एक कॉर्नर यहाँ पे रखेंगे, एक कॉर्नर यहाँ पे रखेंगे और इसको ऐसे मिला दिया जाएगा, ये हो जाएगा के। ये हो गया हमारा ABCDEFGHIJ और के। इसके बाद इसी तरीके से हम किसी भी अल्फाबेट को आसानी से लिख सकते हैं। आपसे कहा जाएगा, एक सेंटेंस दे दिया गया, कहा गया ऑल इज वेल, एक सेंटेंस है, इसको लिखिए। तो आप ड्राइंग में उसको कैसे लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप हाइट को देखेंगे, हाइट के अनुसार ही उसको लिखना शुरू करेंगे। जैसे आपने लिखा ऑल, तो ऑल में क्या होगा, ए होगा और 2 यल होंगे, तो ए बार हमने ए लिख दिया। इसी अनुपात को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग एल को भी लिखेंगे। इज लिखना है तो सबसे पहले आई लिखेंगे, फिर यस को लिखेंगे। वेल लिखना है तो डब्ल्यू लिखा, ई लिखा और डबल एल लिख दिया, हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम अल्फाबेट के बारे में जानकारी रखते हैं तो हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से लिख सकते हैं। के के बाद हम लिखते हैं यल को। यहां से 20 एम की दूरी ले लिया और यहां से 2 एम की दूरी पर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और यहां से 2 एम की दूरी पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचते हैं। ये हो गया हमारा एल। अनुपात को हमें ध्यान रखना है, 5 संबंधी 4 का अनुपात होगा। यदि ये 5 20 एम हो जाएगा तो 4 को हम लोग कर देंगे 16 mm। तो 16 mm करने के लिए आपको 2 mm इधर से और 2 mm इधर से छोड़ना होगा, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 20 mm और चौड़ाई कितनी होगी, 16 mm होती है। एल के बाद हमें लिखना है यम। तो यहां से 20 एम की दूरी पर एक वर्टिकल गाइडलाइन खींचेंगे और यम लिखेंगे। यम लिखने का तरीका देखिए, बहुत लोग यम ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग यम को ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग यम को ऐसे लिखते हैं। तो इन तीनों में हम कहेंगे ये तरीका सही है।
ये गलत तरीका है और ये भी गलत तरीका है। आप इस तरीके से ही यम को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं प्रैक्टिस करके देखा जाए। आप क्या करेंगे, यम को लिखने के लिए यहां से 2m का गैप लेंगे और यहां से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, यहां से 2m का गैप लेंगे और एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे एकदम बीचों बीच में आना है, तो टोटल कितने का था 20, 20 का सेंटर कितना होगा 10, 10 mm पे आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग इंक्लाइन लाइन से इसको मिला देंगे और यहाँ से भी इंक्लाइन लाइन से इसको मिला देंगे। ये हो गया हमारा m। तो A B C D E F G H I J K L M, m तक हो गया। फिर क्या हमें खींचना है n, तो यहां से हम फिर से 20 mm का गैप लेंगे और एक गाइड लाइन को खींचेंगे। इस गाइड लाइन को बोलते हैं वर्टिकल गाइड लाइन। m के बाद n खींचना है, तो यहाँ से 2m का दूरी ले लिया और एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ से 2m की दूरी लेकर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और इंक्लाइन लाइन यहाँ से इस कॉर्नर को स्केल की सहायता से ही मिलाएंगे। याद रखेंगे, फ्री हैंड अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, धीरे धीरे आपके हाथों में इतनी एक्यूरेसी आ जाती है कि आप बिना स्केल की सहायता से भी लाइन को आसानी से खींच सकते हैं, मगर अभी आपको प्रैक्टिस स्केल की सहायता से ही करना होगा। n हो गया। n के बाद मान लीजिए आपका लाइन भर जाता है, तो आप फिर नीचे गाइड लाइन को खींचेंगे। ये लाइन आपने खींचा, फिर यहां से 20 mm की दूरी लिया और एक और गाइड लाइन हमने खींच दिया। फिर यहां से वर्टिकल गाइड लाइन खींचेंगे, यहां से 20 mm की दूरी पर एक और वर्टिकल लाइन, फिर 20 mm की दूरी पर, ऐसे जितने भी अल्फाबेट होते हैं, जैसे आपको पता है अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 अल्फाबेट होते हैं, तो 26 गाइड लाइन को हम लोग खींच सकते हैं। n हो गया। n के बाद क्या लिखेंगे o। ओ लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से 2m की दूरी मार्क करेंगे, इधर से भी 2m की दूरी मार्क करेंगे, इधर से भी 2 mm, इधर से भी 2 mm। इसका मतलब ये हुआ, ये जो गैप हम लोग लिखते हैं वो कितना होता है 2 mm। कैसे आया है 2 mm, 20 संबंधित 4 का अनुपात। तो 20 mm यदि ऊंचाई है तो 16 mm चौड़ाई होनी चाहिए। तो जब 16 होगा तो 2 mm इधर से छोड़ दीजिए, 2 mm इधर से छोड़ दीजिए, टोटल चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो 20 बाय 20 का ब्लॉक बना दिया। अब इसके अंदर 16 लिखना है, तो 2 mm और 2 mm हम लोग छोड़ देंगे। लिखना है आपको O, तो यहां से आप कॉर्नर से इसको मिलाएंगे, फिर यहां से कॉर्नर से इसको मिलाएंगे और इधर से आप कॉर्नर से इसको मिला दिए, इधर से मिला दिए। ये हो गया हमारा O। O के बाद आपको लिखना है P, तो यहां से हम 2 m की दूरी पर जाएंगे और एक वर्टिकल गाइड लाइन खींच देंगे, फिर यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, फिर 20 mm का सेंटर ढूंढेंगे 10, यहां से हल्की सी लाइन खींचेंगे। अब इस 10 mm का सेंटर ढूंढेंगे, 10 का सेंटर कितना होगा 5 mm पे आ गए। यहां से 2 mm छोड़ दीजिए और एक आर्क लगा दीजिए, इधर से भी एक आर्क लगा दीजिए। ये हो गया हमारा P। तो आपका हो गया A B C D E F G H I J K L M N O P। P के बाद आप क्या खींचना है Q। तो Q खींचने के लिए आपको सबसे पहले O आना चाहिए, O खींचेंगे हम लोग। देखिए Q खींचने के लिए कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। तो इन तीनों में सिर्फ ये वाला Q सही है, ये गलत है। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपको O लिखना पड़ेगा, तो दोनों साइड आप 2-2 mm का गैप ले लेंगे चारों साइड से और आप इसको मिलाएंगे, इधर से मिला दिया, इधर से मिला दिया। अब इसको आर्क के रूप में मिला देंगे हम लोग, इसको भी आर्क के रूप में मिला देंगे। ये बन गया हमारा O। O खींचने के बाद क्या करते हैं, यहां से 2 m की दूरी ये था और इसका सेंटर ढूंढेंगे। ये टोटल कितने का था 20, ये कितने का है 20, 20 और 20 का सेंटर ये यही 10 mm और 10 mm। यहाँ पे ऊंचाई पे आप आ चुके हो, यहां से आप इसको मिला दो, हो गया। ये हो गया हमारा Q, MNOPQ। Q के बाद क्या खींचना है R। तो R खींचने के लिए सबसे पहले आपको P आना चाहिए। यहां से हम 20 mm की दूरी पर एक गाइड लाइन खींचेंगे और यहां से 2 mm छोड़ करके
एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से हल्की सी सीधी रेखा और यहाँ से भी हल्की सी सीधी रेखा चलेंगे और इधर से 2 mm छोड़ करके, ये 10 का था, 10 का सेंटर 5 और 5 से 2 mm छोड़ करके और इसको एक आर्क के रूप में मिलाएंगे और इधर से भी आर्क के रूप में मिलाते हैं। यहाँ से 2 mm छोड़ेंगे और इसका एक कॉर्नर यहाँ पे रखेंगे और एक कॉर्नर यहाँ पे रखेंगे और इसको मिला देंगे। ये हो गया आपका आर्क। तो हम अल्फाबेट को लिखना सीख रहे थे, ये हमने लिख दिया है। आप देख सकते हैं ये वर्टिकल में कहा गया है, ऊर्ध्वाधर में कहा गया है। तो यहाँ पे हम जो एंगल लेते हैं वो 36 से 90 डिग्री पर लिखा जाता है।